नमस्कार। आज हम एक अहम मुद्दे पर बात कर रहे हैं, ईरान और अमेरिका की सैन्य ताकतें। इनका एक तुलनात्मक विश्लेषण करेंगे। हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स हैं, थिंक टैंक्स के अध्ययन, सरकारी दस्तावेज भी हैं और विशेषज्ञों की राय भी। तो कोशिश ये रहेगी कि इन स्रोतों से जो मुख्य बातें हैं वो निकालें और समझें कि कागज पर जो ताकत दिखती है और असल में अगर मान लीजिए कोई टकराव हो तो क्या हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ईरान की सेना, मिसाइलें, नौसेना, साइबर क्षमता और हाँ, उनके प्रॉक्सी नेटवर्क्स, इन सब पर नजर डालेंगे और फिर इसकी तुलना करेंगे अमेरिका की विशाल सैन्य मशीन से। तो पहले ईरान, इनके पास मध्य पूर्व की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक गिनी जाती है। हाँ, संख्या बल काफी है। करीब 6,10,000 सक्रिय सैनिक हैं और 3.5 लाख रिजर्व में भी। लेकिन यहाँ एक पेच है। उनके ज्यादातर हथियार जैसे टैंक और फाइटर जेट्स। जी, वो काफी पुराने हैं, मतलब टेक्नोलॉजी के लिहाज से पिछड़े हुए। कुल मिलाकर करीब 400 विमान होंगे, जिनमें लड़ाकू विमान 231 के आसपास बताए जाते हैं। पर उनमें से कई तो आप देखेंगी दशकों पुराने डिजाइन के हैं। तो ये तो पारंपरिक सेना की बात हुई। हाँ, और यहीं पर ईरान की रणनीति थोड़ी अलग हो जाती है, दिलचस्प हो जाती है। अच्छा, कैसे? वो अपनी पारंपरिक कमजोरियों की भरपाई, खासकर वायुसेना में जो कमी है, वो अपनी मिसाइल ताकत से करते हैं। उनके पास पूरे मध्य पूर्व का सबसे बड़ा बैलिस्टिक मिसाइल का जखीरा है। सबसे बड़ा? जी हाँ, 3,000 से ज्यादा मिसाइलें, और इनकी रेंज भी काफी है। कुछ तो 2,000 किलोमीटर तक मार कर सकती हैं। यानी इजराइल और खाड़ी में जो अमेरिकी ठिकाने हैं वो इनकी जद में है। बिल्कुल। और सिर्फ बैलिस्टिक मिसाइलें ही नहीं, उनके पास क्रूज मिसाइलें भी हैं। और आजकल जो बहुत चर्चा में है वो शहीद जैसे आत्मघाती ड्रोन, उनका भी एक बढ़ता हुआ बेड़ा है। हम्म। ये सब मिलकर उन्हें खाड़ी में अमेरिकी जहाज़ों या ठिकानों के खिलाफ एक मजबूत, जिसे कहते हैं एंटी एक्सेस एरिया डिनायल या A2AD क्षमता देता है। A2AD हाँ, मतलब दुश्मन के लिए उस इलाके में घुसना या अपनी सैन्य कार्रवाई करना बहुत मुश्किल और खतरनाक बना देना। समझ गई। अच्छा, और उनकी नौसेना का क्या? पारंपरिक नेवी तो शायद उतनी बड़ी नहीं है। हाँ, पारंपरिक नेवी छोटी है, हम्म। लेकिन जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स है, यानी IRGC, उनकी नौसेना का तरीका बिल्कुल अलग है। IRGC। हाँ, ये तो काफी शक्तिशाली माने जाते हैं ईरान में। जी, और ये सीधे सुप्रीम लीडर को रिपोर्ट करते हैं। इनकी नौसेना बड़े जंगी जहाजों पर नहीं, बल्कि छोटी तेज मिसाइल बोट्स और छोटी पनडुब्बियों पर ज्यादा निर्भर करती है। अच्छा, छोटी नावों से क्या करेंगे? इनकी एक खास रणनीति है स्वार्मिंग, मतलब दुश्मन के बड़े जहाज को कई सारी छोटी तेज नावों से चारों तरफ से घेरकर हमला करना, झुंड में हमला। ओ, ये तो बिल्कुल अलग तरीका है। बिल्कुल, ये उनकी उसी असमित युद्ध नीति का हिस्सा है। असममित युद्ध नीति मतलब आमने सामने की टक्कर से बचना। हाँ, वो जानते हैं कि वो अमेरिका से टैंक या जेट्स में सीधा मुकाबला नहीं जीत सकते, इसलिए वो दूसरी चीजों पर फोकस करते हैं। मिसाइल हमले, ड्रोन के झुंड, साइबर हमले और हाँ, उनका प्रॉक्सी नेटवर्क जैसे हिजबुल्ला, हूती। जी, लेबनान में हिजबुल्ला, यमन में हूती, इराक में शिया मिलिशिया। ये समूह उन्हें अपनी सीमाओं से बाहर भी, मतलब काफी दूर तक असर डालने की ताकत देते हैं। और वो भी बिना सीधे तौर पर शामिल हुए। सही कहा। इसीलिए ईरान को कई बार हाइब्रिड युद्ध का माहिर भी कहा जाता है। वो पारंपरिक और गैर पारंपरिक दोनों तरीके एक साथ इस्तेमाल करते हैं और उनकी साइबर क्षमता को भी कम नहीं आंकना चाहिए। हाँ, मैंने पढ़ा था सऊदी अरामको पर हमले के बारे में, शमून वायरस। जी, वो एक बड़ा उदाहरण था। और अमेरिकी वित्तीय संस्थानों पर भी हमले हुए हैं, तो साइबर भी एक महत्वपूर्ण मोर्चा है उनके लिए। तो ये हुई ईरान की तस्वीर, पारंपरिक कमियों को मिसाइल, ड्रोन, प्रॉक्सी और साइबर से पाटने की कोशिश। अब दूसरी तरफ देखते हैं अमेरिका। यहाँ तो जाहिर है मामला बिल्कुल अलग होगा। बिल्कुल अलग। अमेरिका के पास करीब 13 लाख से ज्यादा सक्रिय सैनिक हैं और बजट देखिए, 2024 का रक्षा बजट लगभग $997 बिलियन था। 997 बिलियन। और ईरान का आपने बताया था 7.9 बिलियन के करीब। हाँ, तो अंतर आप देख सकती हैं, 100 गुना से भी ज्यादा है। ये तो बहुत बड़ा अंतर है। और ये सिर्फ संख्या या पैसे की बात नहीं है। अमेरिका के पास टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ी बढ़त है। उनके पास F-35, F-22 जैसे स्टेल्थ फाइटर जेट्स हैं, जो रेडार की पकड़ में आसानी से नहीं आते। सही कहा। फिर 11 परमाणु शक्ति से चलने वाले एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, जो दुनिया में कहीं भी ताकत दिखा सकते हैं। एक तरह से तैरते हुए सैन्य अड्डे हैं ये। उनके पास पेट्रियट, थैड, एजिस जैसी बहुत एडवांस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स हैं,
जो आने वाली मिसाइलों को रास्ते में ही रोक सकते हैं। और दुनिया भर में उनके सैकड़ों सैन्य अड्डे हैं। और वायुसेना और नौसेना में तो कोई मुकाबला ही नहीं है शायद। नहीं, बिल्कुल नहीं। उनकी श्रेष्ठता निर्विवाद है। आपने ईरान के करीब 400 विमानों की बात की थी। अमेरिका के पास 5000 से ज्यादा हैं। 5000? जी, तो हवा और समुद्र में उनका दबदबा बहुत ज्यादा है। तो ये आंकड़े तो एकदम साफ तस्वीर पेश करते हैं। अगर भगवान न करे कभी सीधे पारंपरिक युद्ध की नौबत आए तो विशेषज्ञ क्या मानते हैं, नतीजा क्या होगा? देखिए, अगर विशुद्ध पारंपरिक युद्ध हो तो लगभग सभी विशेषज्ञ मानते हैं कि अमेरिका की जीत होगी, और शायद जल्दी होगी। वो हवा और समुद्र पर अपना नियंत्रण काफी तेजी से स्थापित कर लेंगे। लेकिन क्या ये इतना सीधा होगा? नहीं, शायद नहीं। यहीं पर ईरान की असम्मित ताकतें काम आएंगी। अमेरिका जीत तो जाएगा पारंपरिक लड़ाई, लेकिन ईरान चुप नहीं बैठेगा। मतलब वो जवाबी कार्रवाई करेंगे? जरूर करेंगे। अपने मिसाइलों और ड्रोन से अमेरिकी ठिकानों पर, उनके जहाज़ों पर हमला करेंगे। बड़े पैमाने पर साइबर हमले हो सकते हैं, और वो अपने प्रॉक्सी समूहों को पूरी तरह से सक्रिय कर देंगे। हाँ, प्रॉक्सीज तो एक बड़ा सिरदर्द बन सकते हैं। बिल्कुल। जैसा एक विशेषज्ञ ने कहा भी था कि बमबारी से लड़ाई खत्म नहीं होगी। ईरान फिर से आतंकवाद और असम्मित युद्ध की तरफ मोड़ देगा, क्योंकि वो पारंपरिक लड़ाई लंबी नहीं खींच सकता। अच्छा, और अगर संघर्ष सीमित रहे, मान लीजिए सिर्फ खाड़ी क्षेत्र में ही कुछ होता है, तब क्या ईरान ज्यादा मजबूती से टिक पाएगा? उस स्थिति में हाँ, ईरान ज्यादा प्रभावी ढंग से प्रतिरोध कर सकता है। वो हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य में, जो तेल के लिए बहुत महत्वपूर्ण रास्ता है, वहां जहाजों की आवाजाही में बाधा डाल सकता है, उन्हें निशाना बना सकता है। और प्रॉक्सी हमले? वो तो चलते रहेंगे। प्रॉक्सी हमलों से अमेरिकी सैनिकों को लगातार परेशान किया जा सकता है। हमने देखा भी है, अक्टूबर 2023 से नवंबर 2024 के बीच अमेरिकी ठिकानों पर करीब 200 हमले हुए थे। हाँ, ये खबरें थीं। और साइबर युद्ध भी एक ऐसा मोर्चा है जहां ईरान काफी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन यहां भी ये समझना जरूरी है कि अंततः अमेरिकी सैन्य दबदबा तो बना रहेगा, पर हाँ, इसकी कीमत एक लंबा, धीमा और महंगा संघर्ष हो सकती है अमेरिका के लिए। तो कुल मिलाकर जो बात निकल कर आ रही है वो ये है कि अमेरिका के पास पारंपरिक सैन्य ताकत बहुत ज्यादा है, मतलब भारी बढ़त है। हाँ, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। लेकिन ईरान की जो असीमित क्षमताएं हैं, मिसाइल, ड्रोन, साइबर और सबसे अहम उनके प्रॉक्सीज, ये उसे पारंपरिक युद्ध हारने के बाद भी अमेरिका और उसके सहयोगियों को मतलब काफी गंभीर नुकसान पहुंचाने की क्षमता देती हैं। तो किसी भी सीधे सैन्य टकराव का परिणाम बहुत दूर तक जा सकते हैं। जी हाँ, बहुत व्यापक और अप्रत्याशित हो सकते हैं, और पूरे क्षेत्र में अस्थिरता और बढ़ सकती है। तो संक्षेप में कहें तो ये एक तरह से क्लासिक असमित टकराव की स्थिति है। एक वैश्विक महाशक्ति है अपनी जबरदस्त पारंपरिक और तकनीकी ताकत के साथ, और दूसरी तरफ एक क्षेत्रीय शक्ति है जो अपरंपरागत तरीकों से, प्रॉक्सी के जरिए, मिसाइलों के जरिए उस महाशक्ति को चुनौती दे रही है, उसकी कमियों का फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल। और ये हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या? कि आज के दौर में जब युद्ध के तरीके इतने बदल गए हैं, जब एक पक्ष प्रॉक्सी, साइबर हमले और सूचना युद्ध पर इतना ज्यादा निर्भर करता है, तो पारंपरिक सैन्य जीत का असल में मतलब क्या रह जाता है? क्या सिर्फ टैंक और जहाजों को नष्ट कर देना ही जीत है? ये सोचने वाली बात है। और क्या एक तथाकथित सफल सैन्य अभियान के भी ऐसे अनइंटेंडेड परिणाम हो सकते हैं जिनके बारे में हमने अभी सोचा भी नहीं है? ये सवाल जरूर ध्यान में रखने चाहिए।